हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपको याद होगा 7 जुलाई को मैंने एक ब्रेकआउट चार्ट शेयर किया था हीरो मोटोकॉर्प का अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। और आज इस चार्ट को देखा जाए तो ब्रेकआउट के बाद यह स्टॉक अभी तक 14% अपसाइड मूव दे चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह नहीं है कि 14% का ब्रेकआउट आया। सवाल यह है कि ब्रेकआउट के पहले इस चार्ट पर मुझे ऐसा क्या दिखा जो मैंने इसे अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया। आज इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। पहले फाइनेंशियल टर्म्स को समझते हैं, फिर चार्ट पर आकर इसके टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट आने से पहले स्टॉक कौन सा सिग्नल देता है। अगर आप ऐसी नेक्स्ट मूव मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहले फाइनेंशियल डेटा का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर चार्ट पर आकर इस ब्रेकआउट को डिस्कस करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 5550 के लेवल पर और इस स्टॉक का पी है 19.34। अगर इसे कंपेयर करें सेक्टर पी से 36.55 का है, मतलब सेक्टर के कंपेयर में यह स्टॉक काफी चीपर है। अभी बात करते हैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल डेटा की। रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखी जाए तो इंक्रीज हो रही है। 2022 से लेकर 2026 तक रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो यह इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 2022 से लेकर 26 तक, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन आज का हमारा मेन फोकस एनुअल डेटा नहीं, क्वार्टरली डेटा होगा। क्वार्टरली डेटा पर अगर रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाए तो यह भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2025 में 9,969 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 26 में बढ़ के 12,978 करोड़ का हो गया। और वहीं दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 12,486 करोड़ था, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर क्वार्टरली डेटा देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ के आ रहा है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस डेटा में एक कैच है। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट था 1097 करोड़ का, जो कि बढ़ के मार्च 2026 में हो गया 1526 करोड़। दिसंबर क्वार्टर से भी बढ़ के आया है। दिसंबर में था 1369 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी नेट प्रॉफिट। लेकिन जब हम इस डेटा को कंपेयर करते हैं दिसंबर को सितंबर से, तो यहां पर आप देखेंगे सितंबर में था 1419 करोड़ का नेट प्रॉफिट, लेकिन वही दिसंबर क्वार्टर में घट के हो गया 1369 करोड़ का नेट प्रॉफिट। कहने का मतलब रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट घट गया और इसका इफेक्ट हमें चार्ट पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जून 2026 में 34.73% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। और वहीं एफएफआईज के डेटा को देखा जाए तो यहां पर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। मार्च 2026 में 31.15 था, जो कि घट के हो गया 31.09%, मतलब 0.4 के करीब यहां पर घटी होल्डिंग, तो बहुत इसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। डीआईएस की होल्डिंग घटी है बट ये भी पॉइंट की वैल्यू में ही घटी है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर भी नहीं है। पब्लिक ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, अदर ने भी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। आप देख सकते हैं जो डीआईज और एफएफआईज ने थोड़ा थोड़ा पॉइंट की वैल्यू बेचा, वही पब्लिक और अदर ने खरीद लिया। मतलब होल्डिंग में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है जिसका इफेक्ट हमें चार्ट पर देखने को मिले। तो यह तो हो गए बेसिक फाइनेंशियल डेटा। अब चलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की चार्ट को आप देखेंगे तो दिसंबर में जब कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुई थी तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया, नेट प्रॉफिट घटा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। लेकिन वहीं जब मार्च क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर हुई तो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहा। अब यहां आप कहेंगे कि इससे फाइनेंशियल डेटा का क्या लेना देना, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो भी स्टॉक गिर रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है तो भी स्टॉक गिर रहा है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि सिर्फ स्टॉक की मूवमेंट के लिए फाइनेंशियल डेटा ही नहीं कंसीडर किया जाता, यहां ओवरऑल मार्केट कंडीशन को भी देखना पड़ता है। नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक निफ्टी साइडवेज था, लेकिन मार्च में डाउन ट्रेंड में चला आया, मतलब इस स्टॉक को मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद से कंटिन्यूअस यह निफ्टी के साथ ट्रेड करने लग गया। निफ्टी साइडवेज मूव दे दिया, एक रेंज बना दिया, तो यह भी एक रेंज में ट्रेड करने लग गया। इवन यहां पर एक डिमांड जोन बन गया इस स्टॉक का। इसको क्लियर दिखा देता हूं, यहां पर एक डिमांड जोन बन गया इस स्टॉक का। एक बार प्राइस एक्शन ने रिजेक्शन लिया, यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक करके इसके नीचे गया, फिर वापस से आ गया, तो एक क्लियर, एक मजबूत डिमांड जोन बन गया इस स्टॉक के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि यह रेंज भी नैरो होती चली गई, यहां से यहां तक की ये वाइड रेंज थी, फिर ये और नैरो हो गई, यहां पर यह डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन करने लग गया। और आप देखेंगे
बहुत ध्यान से तो निफ्टी की जब परफॉर्मेंस सुधरी, यहां से निफ्टी स्लाइटली मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टॉक अपोजिट जाना स्टार्ट कर दिया। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर स्मार्ट मनी एंटर होता है और छोटे ट्रेडर स्टॉक से एग्जिट करते हैं बोर होके, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन स्टॉक फिर भी डाउन ट्रेंड में। ऐसे में स्मार्ट मनी यहां पर एंटर करता है, यहां पर एंटर करता है, यह देखकर कि लोअर प्राइस पर सेलिंग एब्जॉर्ब हो जा रही है और एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। ऐसे में स्टॉक कभी भी बाउंस कर सकता है, लेकिन यहां पर रिटेलर्स बोर होकर या तो एग्जिट कर लेते हैं या फिर स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां से बड़े ब्रेकआउट की शुरुआत होती है। आप देखेंगे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में 7 ऑफ जुलाई को मैंने यह चार्ट शेयर किया था हीरो मोटो का। सेम पैटर्न, डिमांड जोन बना था, लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ था, एक्यूमुलेशन चल रहा था, स्मार्ट मनी की एंट्री थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी यहां तक पहले स्टॉक जाएगा 5300 के लेवल तक, इसको ब्रेक करता है तो 5564 के लेवल तक, और फाइनली हम टारगेट लेकर चले थे 6000 के लेवल तक यह स्टॉक मूव कर सकता है। और अभी आप देखेंगे तो यह अपने ब्रेकआउट लेवल से 14% ऊपर आ चुका है। और जो लोग यहां पर एग्जिट किए या इग्नोर कर दिए वो अब रिग्रेट कर रहे होंगे, यहां पर एंट्री ढूंढ रहे होंगे। लेकिन अब इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नई एंट्री के लिए, जो रिस्क रिवॉर्ड यहां पर फेवरेबल था या इस लेवल पर फेवरेबल था। अब क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ चुका था और 14% के ट्रेंड में कोई पुल बैक बड़ा हमें नहीं देखने को मिला था, तो एक रेड कैंडल बन गई है और इस पुल बैक फेज के बाद फिर से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है और यह स्टॉक 6035 के लेवल तक जा सकता है। ओवरऑल यही थी मेरी पूरी एनालिसिस। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही एनालिसिस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।